इन्वायरमेंट के आज हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे फॉर प्रीलिम्स 2026. Why environment is important? Because every year in prelims, close to 20 to 25 questions come from this subject without fail. तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है इन्वायरमेंट के MCQs को सॉल्व करने के लिए. आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स, प्राइमरीली फ्रॉम डाउन टू अर्थ द हिंदू एनवायरनमेंट पार्ट, जिससे यूपीएससी भी अपने क्वेश्चंस बनाता है. सो वंस यू आर डन विद दिस, अपना स्कोर आउट ऑफ 5 ज़रूर मेंशन कर देना कमेंट्स में. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो हमारी टेस्ट सीरीज इज़ देयर फॉर प्रीलिम्स और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब फैकल्टी क्यूरेट करती है. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. डायरेक्ट क्वेश्चंस वैसे नहीं आने चाहिए यूपीएससी में फ्रॉम एनी टेस्ट सीरीज, और आते नहीं है, बट आर्टिकल 6 was a question that was in our test series repeated in the prelims exam. So that is the weight of this test series, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, बहुत टाइम लगा के मल्टीपल सोर्सेस से, एंड डिसेंटली प्राइस है. और अगर आप कोड यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट 21, तो आपको इस प्राइस पे 21% ऑफ मिल जाएगा. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. Now coming to the questions. The first question is regarding Central Asian Mammals Initiative. 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. अब इतना तो समझ में आ रहा है सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, मैमल्स से रिलेटेड है, अगर आपने इसके बारे में नहीं भी पढ़ा हुआ. So the 3 statements are that this initiative was launched in 2024 at COP11 of CMS. Right? The initiative aims to coordinate conservation efforts for migratory mammals across the Central Asian region. India is not a range country under this initiative. अब कैसे अटेम्प्ट करने हैं MCQs, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. अब अगर आप पहली स्टेटमेंट देखोगे ना, तो यहाँ पर ना पहली चीज़ ये है कि क्या ये 2014 में लॉन्च हुआ था या नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और क्या COP11 ऑफ CMS पे लॉन्च हुआ था, और क्या ये COP11 2014 में हुआ था, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए. दैट्स हाउ वी रिलेट. सो देयर आर एक्चुअली 2 फैक्ट्स इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड क्या वो दोनों फैक्ट्स सही भी है विद रिस्पेक्ट टू कैमी और नॉट, वो अनदर फैक्ट है. ठीक है. सो ये चीज़ें आपको नोट करनी है फर्स्ट स्टेटमेंट में. दूसरी स्टेटमेंट है इट इज़ एक्चुअली फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर माइग्रेटरी मैमल्स अक्रॉस द सेंट्रल एशियन रीजन. अब देखो, इसका नाम है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, तो हो सकता है कि सेंट्रल एशियन रीजन से रिलेटेड हो और माइग्रेटरी मैमल से रिलेटेड हो. ऑल्सो बिकॉज ये COP11 ऑफ CMS में लॉन्च की गई है, तो उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं. और इंडिया इज़ नॉट अ रेंज कंट्री. अब ये कंफ्यूजिंग है. आइडियली तो सेंट्रल एशिया में नहीं आता इंडिया, तो क्या ये गलत है स्टेटमेंट या सही है, दैट इज़ फॉर अस टू नो. अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम सही मान भी लेते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही ही हो जाता है, क्योंकि अगर CMS के COP11 पे ये लॉन्च हुआ था तो माइग्रेटरी मैमल्स वाला जो एंगल है और सेंट्रल एशियन वाला एंगल है वो सही हो जाता है. और इस क्वेश्चन में ना हमें 2 स्टेटमेंट्स तो सही है ही, आइदर 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. ये दोनों चीज़ें हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वैसा तो नहीं है. तो अगर हम इन दोनों को सही मान लेते हैं तो हमारा सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट में आता है. अब देखो, अगर मैंने कैमी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इंडिया को रेंज कंट्री नहीं मानूंगी, है ना, और मैं आंसर मार्क कर दूंगी 1 2 3. बट यहाँ पर जो आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली, क्योंकि इंडिया इज इन फैक्ट अ रेंज कंट्री. कहने को वो सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है. सो 2014 में लॉन्च हुआ था COP11 ऑफ CMS. अभी रिसेंटली COP14 हो रहा है CMS का, कहाँ पर, 2026 में ब्राज़ील में. ठीक है. और COP11 कहाँ हुआ था, एक्वाडोर में. अब
कैमी में माइग्रेटरी मैमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है, 17 स्पीशीज़ है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है। 14 कंट्रीज आर पार्टी टू दिस कैमी इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो है ही, इंडिया भी उसका पार्ट है, इंडिया भी है, इनफैक्ट आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट्स ऑफ इट। सो एक बार ये लिस्ट भी देख लेना, 14 कंट्रीज, 17 मैमल स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इट इज रिलीज्ड बाय द IUCN. इट हैज लिस्टेड the Western Ghats and 2 national parks in India among the ailing natural world heritage sites across Asia. अब ना पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इंडिया में कितनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। World Heritage Outlook 4 report is obviously the 4th edition of World Heritage Outlook report, और ये बहुत apparent है कि IUCN ही निकालता है। अब इसमें ना जितनी भी दुनिया भर में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ना, उनके बारे में बात होती है, और इस रिपोर्ट में भी हुई होगी। तो इस रिपोर्ट में क्या वेस्टर्न घाट्स विच इज अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड 2 national parks, do they come under ailing list of natural world heritage sites across Asia or not? That is the question. So again the answer is both, दोनों सही हैं। अब ये कौन से 2 नेशनल पार्क्स हैं? These 2 नेशनल पार्क्स आर मानस जो असम में है, ठीक है, मानस इन असम, एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रांसबाउंडरी, है ना। मानस एक्सटेंड होता है भूटान में, रॉयल मानस है भूटान में, और सुंदरबंस एक्सटेंड होता है बांग्लादेश में। इनफैक्ट 60% ऑफ द सुंदरबंस डेल्टा इज इन बांग्लादेश। तो ये जो 2 नेशनल पार्क्स हैं जो एलिंग में आए हैं, दीज आर एक्चुअली ट्रांस बाउंडरी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। मैं कोशिश कर रही हूँ दैट आई रियली वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। ठीक है, हम सिर्फ MCQs ना सॉल्व करें, पहली चीज़ कैसे सॉल्व करने हैं वो तरीका आपको सीखना है, दूसरी चीज़ ये चीज़ें आपको कभी ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द एलिफेंट सेंसस, रीसेंट एलिफेंट सेंसस 2025 में जिसकी रिपोर्ट रिलीज की गई। लास्ट सेंसस 2017 में हुआ था, लास्ट सेंसस 2017 में हुआ था। अब देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगेन आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर DNA बेस्ड नेशनल सेंसस ऑफ एलिफेंट्स कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इस स्टेटमेंट में पहला फैक्ट है क्या, इंडिया का फर्स्ट एवर DNA बेस्ड नेशनल सेंसस ऑफ एलिफेंट्स है या नहीं, दैट्स द फर्स्ट फैक्ट। दूसरा, क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट ने इसको कंडक्ट किया है या नहीं। तो ये 2 फैक्ट्स हैं, आपको कोरॉबोरेट करना है कि दोनों में से कोई एक भी अगर गलत है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द वेस्टर्न घाट्स होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स रीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसमें भी 2 फैक्ट्स है। पहला, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है फॉलोड बाय शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स रीजन, दूसरे नंबर पे ये है। तीसरा, इट यूजेस जेनेटिक मार्क recapture techniques and spatially explicit capture recapture models for population estimation. So these are the 2 facts कि ये 2 चीजें यूज हुई हैं या नहीं। अब देखिए जो पहली स्टेटमेंट है ना वो सही है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर DNA बेस्ड नेशनल सेंसस ऑफ एलिफेंट्स। अगर ये होता फर्स्ट एवर DNA बेस्ड नेशनल सेंसस तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि DNA बेस्ड सेंसस टाइगर्स का भी हो चुका है, तो वो फर्स्ट एवर था नेशनल सेंसस बेस्ड DNA बेस्ड नेशनल सेंसस, वो फर्स्ट एवर था टाइगर्स का। एलिफेंट्स का ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ये ऑफ एलिफेंट्स जो पार्ट है ना, इस पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट एलिफेंट ने इसे कंडक्ट किया है। सो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट ना गलत है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज करेक्ट, फॉर श्योर दैट इज करेक्ट।
बट दैट इज फॉलोड बाय शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स नहीं। दूसरे नंबर पर हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आता है, फिर आते हैं शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, और लास्ट में सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, सो दैट इज द लिस्ट। सो बिकॉज सेकेंड नंबर पे ये नहीं आते, सेकेंड नंबर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा हमें कर्नाटका में मिलते हैं, फॉलोड बाय असम। अगेन कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारा असम आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव कर्नाटका, वी हैव असम, एंड देन यू हैव तमिलनाडु, एंड देन यू हैव केरला। ठीक है, और अदरवाइज अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला पार्ट है। आई थिंक दिस इज क्लियर, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि यहाँ पर जेनेटिक मार्क्स है ना, डीएनए बेस्ड है, तो जेनेटिक मार्क को हमने यूज किया है, विच मेक्स द सेंसस फेयरली एक्यूरेट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 and 3 only. Also, the next question is regarding state of global air report. हर साल आती है, यहाँ पर हमें पूछा गया है किसने ये निकाली है, और ये ना हमें हाईलाइट करती है कि जो ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेथ्स हैं दे आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका कि 9 in 10 ग्लोबल एयर पोल्यूशन डेथ्स आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये किसने निकाली है, ये हमसे पूछा गया है। WHO, UNEP, HEI, IHME, WMO, IEA, UNDP एंड वर्ल्ड बैंक। हर साल आती है। PM 2.5 की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्ट रहती है। रिसेंटली रिलीज हुई है, किसने रिलीज की है, दैट इज बीइंग आस्क्ड। द करेक्ट आंसर इज बी। So HEI, Health Effects Institute, IHME with NCD Alliance, they have released this. ये ना सिंपल रिपोर्ट इसी के ऊपर है कि एयर पोल्यूशन और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हेल्थ इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत इलेबोरेट रिपोर्ट रहती है इन्हीं बेसिस के ऊपर, हेल्थ और एयर पोल्यूशन के रिलेशनशिप के ऊपर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। ना इसमें मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था विच इज़ अ फेयरली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ना ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। द क्वेश्चन इज क्या होता है, इट सजेस्ट्स व्हाट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज होगी तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी आर इनरिलेटेड, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फर्स्ट इंक्रीजेज विद इनकम देन डिक्रीजेज आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है पहले एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इंक्रीज होती है फिर वो डिक्रीज होती है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव्स एट ऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इनकम इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, इन्वायरमेंट क्वालिटी इंप्रूव ही होती रहती है। अब देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा नहीं है, गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं EKC को और इससे इतना तो पता चल रहा है चारों ऑप्शंस को पढ़ के कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में कुछ रिलेशनशिप है ना, क्योंकि चारों स्टेटमेंट्स उसी के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम कोई रिलेशन पढ़ रहे हैं, कोई कर्व पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ये दोनों अनरिलेटेड होंगे, हार्डली। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रूल आउट हो जाती है। बाकी ऑब्वियसली EKC के बारे में आपको पता होना चाहिए। EKC क्या करता है, एक साइड पर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्लॉट करते हैं और एक साइड पर हम GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम लेवल्स उसको प्लॉट करते हैं। तो ये EKC हमें कहता है पहले जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज होती है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद इनकम इंक्रीज होने से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस कर्व, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस वीडियो। इट्स एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, ऐसे इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है ये, suggesting the relationship between environmental degradation and economic growth. So that was all regarding the 5 questions. अपना स्कोर ज़रूर लिखेगा कमेंट्स में, और नहीं अच्छा स्कोर है तो हताश मत होइए, फिर भी लिखिए। हम इसको बेटर करेंगे, हम इसको प्रीलिम्स 2026 से पहले 5 on 5 लेकर जाएंगे। और उससे भी बड़ा गोल पता है क्या है कि प्रीलिम्स में इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हम गलत ना करें।
ऑल्सो ऑल द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड इन दिस कोर्स. हम बेसिक से शुरू करते हैं एंड एकदम करंट अफेयर्स तक जाते हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. ये अवेलेबल है, और अगर आप अभी लास्ट 21 कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें भी 21% ऑफ मिलेगा. राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच.